Hello students, welcome back. Myself Kulbir Kadyan, Assistant Professor of Chemistry from Government College Israna. In the last videos, we were discussing about half-life periods of zero order, first order and second order reactions. In this reaction, we will proceed further. तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कोलिजन मॉडल। जो कोलिजन मॉडल क्या कहता है आपको, जो केमिकल रिएक्शन है आपको पता है कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। जो ऑलरेडी जो बॉन्ड बने हुए हैं उनको तो ब्रोक किया, वो तो तोड़े जाते हैं और नए बॉन्ड बनाए जाते हैं बेटा आपका। और मॉलिक्यूल सिर्फ जब ही रिएक्ट कर पाते हैं जब वो अगर एक दूसरे के साथ क्या करें, कोलाइड करें। मॉलिक्यूल्स कैन ओनली रिएक्ट इफ दे कोलाइड विद ईच अदर। Furthermore, molecules must collide with the correct orientation and with enough energy to cause bond breakage and formation। तो ये आपका कोलिजन थ्योरी थी आपका। ये क्या कहती है कि जब आपका मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड करेंगे तभी वो आपका रिएक्ट कर सकते हैं। और कोलिजन भी ये नहीं कि आपका कोलाइड करके तो हर कोलिजन में आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। आपका करेक्ट ओरिएंटेशन होनी चाहिए उनकी। Molecules must collide with correct orientation and with enough energy to cause bond breakage and formation। और इतनी एनर्जी होनी चाहिए उनके पास कि आपका कोलिजन में आपका कि बॉन्ड ब्रेक हो सके और नया बॉन्ड बन सके। जैसे ये दिखा रखा आपका बिफोर कोलिजन आपका, बिफोर कोलिजन क्या था आपका, ये आपका ये है रिएक्टेंट, एक सेकंड आपका ये है। तो आपका ये कोलाइड कर रहे हैं, आपका यहाँ पे कोलिजन हो गया। तो आपका कोलिजन के बाद क्या आपके दो अलग अलग प्रोडक्ट बन गए आपके पास। तो कोलिजन में तो ओरिएंटेशन स्टेप्स होनी चाहिए। ओरिएंटेशन है जैसे आपका ये आपका दो ग्रीन वाले हैं जो आपको इनको आपस में कंबाइन करना है, तो ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, आपका कोलाइड करेंगे तभी आपका प्रोडक्ट बन सकता है। तो ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए और एक एनर्जी होनी चाहिए इतनी कि बॉन्ड ब्रेक सके कर सके और नया बॉन्ड बना सके। अब एक टर्म आती है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के लिए जो मिनिमम अमाउंट चाहिए होता है एनर्जी का, वो होता है एक्टिवेशन एनर्जी। जनरली ई ए, ई फॉर एनर्जी, ए फॉर एक्टिवेशन। ई ए से डिनोट करते हैं आपका। अब जैसे आपका एक बॉल है आपका, उसको आप हिल के ऊपर से नहीं पट हिल के ऊपर से नहीं जाएगी वो जब तक आप उसको इनफ इतनी एनर्जी नहीं देंगे कि वो आपका रोल अप होके हिल तक जाए। जैसे आपका ये दिखा रखा है, यहाँ पे लेडी ये गोल खेल रही है। जब इसको इतनी एनर्जी मिलेगी, आप इतना एनर्जी सप्लाई करेंगे कि ये आपका रोल अप होके हिल के ऊपर जाए, तभी आगे मूव कर सकते हैं आपका। अगर आप थोड़ा सा ही पुश करेंगे तो इसे स्ट्राइक करके वापस रह जाएगी आपका। तो आपका जैसे आपको एक बॉल को आपको हिल से क्रॉस करने के लिए एक प्रॉपर एनर्जी चाहिए, ऐसे ही आपको रिएक्शन को भी आपका ओकर होने के लिए आपका एक मिनिमम सफिशिएंट एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी बैरियर को आपका क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर बोला जाता है आपका। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है आपका रिएक्टेंट को, आपका जितनी एनर्जी चाहिए होती है प्रोडक्ट कन्वर्ट होने में, वो बोलते हैं आपका एक्टिवेशन एनर्जी आपका। तो ये आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम दिखा रखा है बेटा आपका। ये आइसोसाइनाइड मिथाइल आइसोसाइनाइड का कन्वर्जन आपका मिथाइल साइनाइड में आपका। तो इसमें आपका क्या है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है इतनी, ये आपका रिएक्टेंट की एनर्जी है। तो रिएक्टेंट और ये इतनी एनर्जी चाहिए आपका, ये है आपका जैसे हील का दिखाया गया था, ये मैक्सिमम पोर्शन है आपका। इतनी एनर्जी होनी चाहिए टोटल एनर्जी आपके पास कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। अब रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी है ही, तो ये जितनी एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए इसको आपका रिएक्टेंट को, जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, वो एनर्जी क्या कहलाती है आपका, ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी। तब रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम से पता चल सकता है कि आपका ये, और जो आपका जो मैक्सिमम एनर्जी होती है, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम एनर्जी होती है, वो आपका क्या होता है, आपका एक्टिवेटेड स्टेट होती है आपकी, या ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं आप उस टर्म को जहाँ पे एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है आपका। तो इसमें दिखा रखा है आपका पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन पाथवे में आपका ग्राफ दिखा रखा है। तो जो हाई पाथ, जो आपका मैक्सिमम आपका हाई पॉइंट है, तो ये आपका क्या डिनोट कर रहा है, ये आपका डिनोट कर रहा है ट्रांजिशन स्टेट आपका। ये क्या होती है आपकी, ट्रांजिशन स्टेट होती है आपका। द स्पीशीज प्रेजेंट एट द ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो जो ट्रांजिशन स्टेट में जो कॉम्प्लेक्स स्पीशीज प्रेजेंट होगा उसको आप क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और जो एनर्जी गैप है रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच का, वो क्या होगा आपका, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर आपका। ये रिएक्टेंट की एनर्जी थी, ये आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, इसके बीच का जो एनर्जी गैप है वो क्या होगा आपका, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर आपका। नेक्स्ट ये आपका लेसन में नहीं है आपका, नेक्स्ट है आपका अर्नीनियस इक्वेशन।
अरेनियस इक्वेशन क्या है आपका, ये आपका रिलेशन है, आपका रिलेशनशिप है आपका रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी में आपका। तो जो एक अरेनियस के अकॉर्डिंग जो रेट कांस्टेंट है वो किसके इक्वल होता है आपका, ए एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। यहाँ पे ए क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है आपका लाइवलीहुड दैट कोलिजन वुड ऑकर विद द प्रॉपर ओरिएंटेशन फॉर रिएक्शन आपका। तो ए क्या आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर, a number that represents the likelihood that collisions would occur with the proper orientation for reaction, कि कितने जो collisions है proper orientation से हुए। ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, आर आपका गैस कांस्टेंट और टी आपका टेम्परेचर है आपका। तो अर्हेनियस इक्वेशन में अगर आप ln नेचुरल लॉग ऑफ k विद रिस्पेक्ट टू 1 बाई टी आप ग्राफ प्लॉट करें तो ये आपका क्या आता है, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि आप लॉग लेंगे, जो आपका पिछली जो रिएक्शन थी आपका अर्हेनियस इक्वेशन, इसका लॉग लेंगे आप तो क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ k। अब ln ऑफ a माइनस ई ए बाई आर टी, ये इसलिए आया है क्योंकि आपका एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे का क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं आपका। तो आपका लॉग लेंगे आपका, तो लॉग से आपका e कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास ये इक्वेशन बच जाएगी ln ऑफ k इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी प्लस ln ऑफ a। तो इसमें आपका अगर इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी में कंसीडर करें तो m आपका क्या है इसमें रिएक्शन का स्लोप है आपका। तो k को आपने निकालना है अलग अलग टेम्परेचर पे, तो e ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्लोप ऑफ ए प्लॉट ऑफ ln ऑफ k वर्सेस 1 बाई टी। तो ln ऑफ k का 1 बाई टी के साथ ग्राफ करेंगे तो प्लॉट, तो वहां से आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं आपका अलग अलग टेम्परेचर्स पे आप। तो आपका ये आपका क्या है, आपका जो नीचे दिखा रखा है आपका काइनेटिक सबसे लास्ट में ln ऑफ k इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी प्लस ln ऑफ a, ये आपका क्या है, अरेनियस इक्वेशन है आपका। अब रिएक्शन मैकेनिज्म्स आपका है नहीं आपका सिलेबस में, क्या होता है आपका रिएक्शन मैकेनिज्म जनरली क्या होता है आपका, एक बैलेंस इक्वेशन होती है आपका किसी केमिकल रिएक्शन की, जो आपका इंडिकेट करती है कि सब्सटेंस एट द स्टार्ट ऑफ सब्सटेंस इज प्रेजेंट एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन एंड दोज प्रोड्यूस एट द रिएक्शन प्रोसीड। ये आपका जो रिएक्शन प्रोसीड हुई इसके बाद कौन कौन से आपका क्या है सब्सटेंसेस बन रहे हैं। द प्रोसेस बाय व्हिच ए रिएक्शन अकर्स इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। जिस प्रोसेस से आपका क्या रिएक्शन होती है उस प्रोसेस को आप रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। अब रिएक्शंस काफी टाइप की होती है, जैसे एलिमेंट्री रिएक्शन, ऐसी रिएक्शंस जो आपका सिंगल स्टेप में होती है, एक ही स्टेप में हो रही है आपका, उन रिएक्शंस को आप बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट पार्टिसिपेट आर रिएक्टेंट्स इन एन एलिमेंट्री रिएक्शंस डिफाइन द मोलिकुलरिटी। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपका एज ए रिएक्टेंट इन एलिमेंट्री रिएक्शंस, वो क्या हो जाएगा उसकी मोलिकुलरिटी। जितने आपका सपोज एक मॉलिक्यूल है तो आपका मोलिकुलरिटी एक हो जाएगी, दो मॉलिक्यूल जैसे आपका ये रिएक्शन है आपका, ये दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके आपका एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी आपकी, दो हो जाएगी आपका। तो मोलिकुलरिटी क्या होती है आपका, जितने आपके मॉलिक्यूल्स आपके रिएक्ट कर रहे हैं एलिमेंट्री स्टेप में आपका, एलिमेंट्री जो रिएक्शन है उसमें आपके जितने मॉलिक्यूल्स आपका रिएक्ट कर रहे हैं आपका। तो यूनिमोलिकुलर क्या होगा, सिंगल मॉलिक्यूल इज रीअरेंज, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, जैसे आपका एक ही मॉलिक्यूल आपका रीअरेंजमेंट होती है तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। बाइमोलिकुलर रिएक्शन होती है जिसमें दो मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं। टर्मोलिकुलर रिएक्शन जिसमें तीन मॉलिक्यूल आपका कोलाइड करते हैं। अब एलिमेंट्री रिएक्शंस that involves three or more molecules colliding are rarely encountered। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें तीन से भी ज्यादा आपका इन्वॉल्व है तो बहुत ही रेयरली एनकाउंटर की जाती है उस टाइप की रिएक्शंस आपका। जैसे कुछ एग्जांपल्स दिखा रखे हैं आपका, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन किस टाइप की होगी, जैसे आपका ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। बाइमोलिकुलर क्या आपका ए प्लस ए या ए प्लस बी, मीन्स बाइमोलिकुलर के आपके दो मॉलिक्यूल कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो दोनों सेम मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आपका सेम कंपाउंड के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, अलग अलग कंपाउंड के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। टर्मोलिकुलर आपका जिसमें आपका तीन मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं आपका, वो तीन आपका सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे आपका ये टेबल में आपका दिखाया गया है आपका। अब मल्टी स्टेप मैकेनिज्म, बहुत सारी ऐसी मैकेनिज्म होते हैं जिनमें ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें आपका क्या है मल्टीपल एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं। तो द केमिकल इक्वेशंस फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शंस इन ए मल्टी स्टेप मैकेनिज्म मस्ट ऑलवेज ऐड टू गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ द ओवरऑल प्रोसेस। तो आपका क्या करते हैं, जो मल्टी स्टेप मैकेनिज्म है उसको, उसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट केमिकल इक्वेशंस को ऐड करके आप क्या है और आप रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी रिएक्शंस है जो आपका मल्टी स्टेप में होती हैं, जैसे आपका रिएक्टेंट है, पहले आपका वो फर्स्ट स्टेप में आपका एक्स आई वन में कन्वर्ट हो रहा है, फिर आपका आई टू में कन्वर्ट हो रहा है, फिर लास्ट में आपका प्रोडक्ट।
तो आपका 3 स्टेप में हो रही है रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में आपका रिएक्टेंट I1 में कन्वर्ट हो रहा है, सेकंड स्टेप में I1 I2 में कन्वर्ट हो रहा है और थर्ड स्टेप में I2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है आपका। तो नेक्स्ट स्टेप इसमें आपका इंटरमीडिएट। अब जब आपका जो दो स्टेप में रिस्पॉन्स रिएक्शन, तो आपका इंटरमीडिएट इज ए सब्सटेंस formed and then consumed during the reaction mechanism। तो वो आपका सब्सटेंस जो आपका रिएक्शन के दौरान बना है आपका और विद इन द रिएक्शन आपका कंज्यूम भी हो गया आपका, तो वो आपका क्या होता है इंटरमीडिएट। तो जैसे आपका क्या है, आपका ये रिएक्टेंट है कोई S, वो आपका कन्वर्ट हो गया फर्स्ट, पहले एक इंटरमीडिएट बना, ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। तो आपका रिएक्टेंट है, आपको रिएक्शन के बाद कंप्लीट होने के बाद सिर्फ प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन विद इन आपका टाइम पीरियड आपका क्या है एक और प्रोडक्ट बना है जो बीच में, तो उसको क्या कहते हैं इंटरमीडिएट। बनता रिएक्शन के इन बिटवीन है, लेकिन वो ड्यूरिंग द रिएक्शन ही क्या हो जाता है कंज्यूम। तो मींस आपका जैसे रिएक्टेंट से पहले आपका इंटरमीडिएट बना, फिर आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है आपका, तो ये आपका इंटरमीडिएट कहलाता है आपका। इसी के साथ आपका ये चैप्टर्स आपका इसमें सिर्फ कैटालिसिस वाला आपका रहता है आपका। एक ही ध्यान रखना आपने, अगर रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो रही है तो जो आपका रिएक्शन का स्लो स्टेप होगा आपका, वो आपका क्या कहलाता है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाता है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इसमें आपका जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं रेट में, आपका टेम्परेचर का तो हम काइनेटिक है, टेम्परेचर का तो हम रेनियस इक्वेशन से निकाल सकते हैं कि रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट होगा। ऐसे आप कैटालिस्ट, कैटालिस्ट क्या आपका रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करके आपका रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। जैसे सपोज अनकैटलाइज्ड रिएक्शन थी जो रेड कलर में शो कर रखी है, आपका अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा इतना आपको क्या चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी। अब आपका कैटालिस्ट से आप रिएक्शन करा रहे हैं तो अब आपको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए सिर्फ आपका ये वाली आपका। तो कैटालिस्ट आप एक ऐसी दूसरी फर्दर पाथ से, ऐसे पाथ से आपका रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराते हैं जिसमें आपका एक्टिवेशन एनर्जी क्या चाहिए होती है, कम चाहिए होती है। तो कैटलिस्ट आपका क्या मैकेनिज्म ही चेंज कर देते हैं आपका प्रोसेस का, ताकि आपका एक्टिवेशन एनर्जी क्या चाहिए, कम चाहिए। The one way a catalyst can speed up a reaction is by holding the reactants together and helping bonds to break। तो रिएक्टेंट्स क्या, एक तो कैटलिस्ट क्या कर सकता है आपका, कैसे बढ़ा सकता है स्पीड, जो रिएक्टेंट्स हैं उनको अपने पास होल्ड करके रख सकता है ताकि आपका हेल्प कर सके बॉन्ड्स के ब्रेक होने में आपका। जैसे दो टाइप्स के आपके कैटालिस्ट होते हैं आपका, एक होता है आपका हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट और एक आपका होता है होमोजीनियस कैटालिस्ट। हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट वो कैटालिस्ट होते हैं जो आपका डिफरेंट फेज में होते हैं रिएक्टेंट से, मींस आपका रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल आपका अलग फेज में है, कैटालिस्ट आपका अलग फेज में। जैसे सपोज रिएक्टेंट तो आपकी गैस है और आपका कैटालिस्ट आपका सॉलिड है, तो आपका उस टाइप के कैटालिस्ट को बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। जैसे आपका मेटल्स हैं, जनरली मेटल्स जिसमें एज ए कैटालिस्ट यूज की जाती है, तो जनरली आपका लिक्विड और गैसियस फॉर्म में होती है रिएक्शन, लेकिन कैटालिस्ट आपके जो मेटल कैटालिस्ट होते हैं आपके, वो आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो आपका जब जहां पे रिएक्टेंट्स और कैटालिस्ट का अलग अलग फेज हो तो आपका हेट्रोजीनियस आपका कैटालिसिस, और जहां पे आपका सेम फेज में हो, आपका जैसे सपोज रिएक्टेंट्स भी लिक्विड है आपका कैटालिस्ट भी लिक्विड है, तो आपका क्या हो गया होमोजीनियस आपका कैटालिसिस हो गया। और जैसे रिएक्शन है आपका ये आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोजिशन है, कैटालिस्ट की एब्सेंस में बहुत ही आपका ये क्या है स्लो प्रोसेस है, लेकिन ब्रोमाइड आयंस की प्रेजेंस में आपका डिकम्पोजिशन है बहुत ही फास्ट होता है आपका। तो ब्रोमीन आपका आयन क्या है एज ए होमोजेनियस कैटालिस्ट, क्योंकि आपका ये क्या है रीजनरेट भी हो जाता है एंड ऑफ द रिएक्शन में आपका, और सेम फेज में जिसमें आपका रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है उसी फेज में आपका क्या है ब्रोमीन ये जनरेट हो जाता है आपका। अब कैटालिस्ट आपका रिएक्शन रेट्स को इंक्रीज कैसे करते हैं, आपका रिएक्शन रेट को आपका कैटालिस्ट कैसे इंक्रीज कर रहे हैं। जनरली आपका क्या है, कैटालिस्ट आपका एक्टिवेशन एनर्जी है उसको क्या कर देते हैं आपका कम कर देते हैं आपका। अब कैटालिस्ट कैन ऑपरेट बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। कैटालिस्ट आपका इस टाइप से भी काम कर सकते हैं कि वो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ा देते हैं। अब नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे तो आपका ऑब्वियस है आपका कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है इंक्रीज हो जाएगा। और कैटालिस्ट जनरली क्या आपका डिफरेंट मैकेनिज्म कर देते हैं। अनकैटालाइज्ड रिएक्शन सपोज किसी और मैकेनिज्म से हो रही है तो आपका कैटालिटिक जो आपका रिएक्शन है वो ऐसे मैकेनिज्म से होगी जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिएगी, अलग पाथवे से होती है आपका रिएक्शन। जैसे आपका
एक्सेंस अगर एब्सेंस में कर रहे हैं आप कैटलिस्ट के एब्सेंस में आपका, तो H2O2 डायरेक्टली डिकम्पोज हो जाता है वाटर और ऑक्सीजन में। और लेकिन आपका Br नेगेटिव की आप प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो आपका एक Br2 है आपका, वो एज ए इंटरमीडिएट क्या है आपका, जनरेट होता है आपका। When a catalyst adds an intermediate, the activation energies for both step must be lower than the activation energy for uncatalyzed reaction। तो जैसे आपका कोई सपोज अनकैटालाइज्ड रिएक्शन है और एक आपका रिएक्शन हो रही है कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, जिसमें आपका बीच में इंटरमीडिएट बन रहा है। तो जिसमें इंटरमीडिएट बन रहा है जिस रिएक्शन में, तो दो स्टेप हो जाएंगे उसमें एक टाइप से। जैसे आप पीछे दिखा भी सकते हैं हम, जो पीछे हमने एक इसमें ग्राफ में, ये जैसे आपका अनकैटालाइज्ड रिएक्शन सिर्फ एक स्टेप में हो रही थी, आपका कैटालाइज्ड रिएक्शन आपका दो स्टेप में हो गया है, बीच में इंटरमीडिएट भी आ गया आपका। तो दो स्टेप में हो रही है, तो क्या कंडीशन है आपका, तो जो दोनों स्टेप्स की जो एक्टिवेशन एनर्जी है, वो आपका जो अनकैटालाइज्ड रिएक्शन है उसके आपका एक्टिवेशन एनर्जी से क्या होनी चाहिए, आपका कम होनी चाहिए आपका। ये कंडीशन है आपका। अब जो हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट में आपका क्या होता है, जनरली आपका कैटालिस्ट आपका सॉलिड फॉर्म में होता है आपका। जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर्स है आपका गैसेस कार्स में आपका, तो उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट तो आपके क्या है, गैसियस है, और आपका जो कैटालिस्ट है वो आपका सॉलिड है। तो मोस्टली जो आपके इंडस्ट्रियल कैटालिस्ट है वो क्या होते हैं आपका, हेटेरोजीनियस होते हैं। तो कैसे करते हैं काम, जब आपके हेटेरोजीनियस है तो मींस आपका बाकी तो आपका रिएक्टेंट्स तो गैस या लिक्विड है, लेकिन आपका कैटालिस्ट आपका सॉलिड है, तो फिर वो कैसे काम करेंगे। तो क्या करते हैं, उनमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है आपका, एब्जॉर्प्शन होता है आपका। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो कैटालिस्ट के जो सॉलिड सरफेस है उस पे बाइंड कर लेते हैं। एडजॉर्प्शन होता है आपका ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ एटम्स और आयंस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। जो एटम्स और आयंस होते हैं उनके सरफेस पे आपका, सॉलिड के सरफेस पे रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, तो वो इजीली एडजॉर्ब हो जाते हैं। तो molecules are adsorbed onto active sites on the catalyst surface। तो जो कैटालिस्ट सरफेस की एक्टिव साइट्स थी, वहां पे क्या है, molecules adsorb हो जाते हैं। The number of active sites on a given amount of catalyst depends on several factors। जो नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स हैं वो किस पे डिपेंड करेगी, कई सारे फैक्टर्स पे काम करती हैं। एक तो जैसे आपका नेचर ऑफ कैटालिस्ट पे, हाउ द कैटालिस्ट वाज प्रिपेयर्ड इस पे डिपेंड करती है। एक हाउ द कैटालिस्ट वाज ट्रीटेड प्रायर टू यूज, यूज से पहले कैसे कैटालिस्ट को ट्रीट किया गया, इन चीजों पे आपका क्या है, डिपेंड कर रही है आपका। जैसे आपका रिएक्शन है आपका C2H4 का आपका रिडक्शन करा रहे हैं आपका इथीन का इथेन में, आपका एल्कीन से एल्केन कर रहे हैं आप रिडक्शन, तो ये आपका मेटल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में करते हैं, जैसे निकल प्लेटिनम और प्लेटिनम। तो ये रूम टेम्परेचर पे भी हो जाती है। तो इसमें स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले तो क्या होता है आपका, इथाइलिन एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर एडसॉर्ब ऑनटू एक्टिव साइट्स ऑफ द मेटल सरफेस। तो जो मेटल सरफेस है उस पे आपका हाइड्रोजन भी और इथाइलिन भी, दोनों के मॉलिक्यूल एडसॉर्ब हो जाते हैं आपका। सेकेंडली आपका क्या होता है, जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, और जो हाइड्रोजन एटम है वो आपका मेटल सरफेस से आपका माइग्रेट होके इथेन का जो मॉलिक्यूल था उस पे चला जाता है आपका। तो दोबारा आपका क्या होता है, जब हाइड्रोजन एटम कोलाइड करता है आपका इथीन मॉलिक्यूल के साथ सरफेस पे, तो जो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, और आपका कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड बढ़ जाता है। तो लास्ट में जब आपका C2H6 जो इथेन बन गया है वो आपका डिसॉल्व हो जाता है आपका सरफेस से आपका। तो इथाइलिन और हाइड्रोजन जब एडसॉर्ब होते हैं सरफेस पे, तो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स। नॉर्मली तो बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन वो जब एडसॉर्ब हो जाते हैं सरफेस पे, तो उसके बाद उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या है, कम चाहिए। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्शन की वो कम हो जाती है आपका, जब वो एडसॉर्प्शन के बाद वो रिएक्शन करते हैं तो, और आपका जो रिएक्शन रेट है, तो ऑब्वियसली बात है जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो आपका रिएक्शन रेट क्या है, आपका इंक्रीज हो जाता है आपका। जैसे डायग्रामेटिकली शो कर रखा है आपका, फर्स्ट स्टेप में आपका ये आपका इथीन और हाइड्रोजन एडसॉर्ब होते हैं। सेकंड स्टेप में आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इथीन की तरफ आपका माइग्रेट करते हैं, जिससे क्या होता है आपका, जो कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, और लास्ट स्टेप में जो इथेन मॉलिक्यूल बना वो आपका डिसॉल्व हो जाता है आपका सरफेस से। ये आपका इसी के साथ आपका क्या है, सिलेबस आपका क्या है, खत्म हो गया है, चैप्टर आपका खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।